हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 7 का साइंस के प्राणियों में पोषण चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में पोषण यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने पिछले पाठ में पौधों में पोषण के बारे में पढ़ा। क्या पौधे की तरह जंतु भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? जंतु अपना पोषण किस प्रकार करते हैं? हरी पत्ती के अलावा अन्य किसी जंतुओं के क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता, अतः अन्य जंतु सबसे विकसित मनुष्य भी भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। सभी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे द्वारा बनाए गए भोजन या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते। मानव सहित सभी जंतु परपोषी होते हैं और उनके पोषण की विधि को परपोषण विधि कहते हैं। पूर्व की कक्षा में हम परपोषियों के शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी में वर्गीकरण को समझ चुके हैं। हम यह जानते हैं कि विभिन्न जीवों भोजन प्राप्त करने की विधि अलग अलग होती है, परंतु ये विधियाँ अलग क्यों होती है? आइए सारणी को भरने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ जंतु द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण के लिए कुछ दिया हुआ है। यहाँ जंतुओं के नाम दिए हुए हैं, भोजन में क्या और भोजन अंतर्ग्रहण कैसे। तो देखिए, मधुमक्खी फूलों का रस, मधुमक्खी क्या खाती है? फूलों का रस खाती है। चूषण मतलब चूस के खाती है। ठीक है। मेढक तो छोटे कीड़े मकोड़े खाता है पकड़ कर या निगल कर। तो जू क्या खाता है? खून हमारे सर में होता है तो वो खून खाता है और वो उसे चूस के खाता है, तो इससे यहाँ पर भी चूषण होगा। ठीक है। घोंघा मिट्टी खाता है, कीड़ा मकोड़ा ऐसे खाता है, तो उससे वो कैसे खाता है? निगल कर खाता है। ठीक है। चींटी कुछ चीनी वगैरह खाती है, दांतों से चबा के खाती है। ठीक है। चील निगलता है। ठीक है। चील क्या खाता है? सांप ये सब खाता है, निगल लेता है। मगर पक्षी वो लोग निगल के खाते हैं। ठीक है। कुछ भी कीड़ा मकोड़ा ये सब। चलिए, अब भोजन अंतर्ग्रहण के अंतर्गत चीरना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना, साइफानी, स्त्रन, चूर्ण आदि सब शब्दों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें इन सभी शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसे आप लोग खुद से भरिएगा। मैंने कुछ बता दिए हैं, बाकी का आप लोग खुद से भरना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सारणी से आप समझ गए होंगे कि विभिन्न जीवों की शारीरिक रचना में विभिन्नता के कारण ही इसमें भोजन प्राप्त करने की विधियाँ अलग अलग होती है। आइए जानते हैं। यहाँ जानने के लिए कुछ दिया हुआ है। भोजन अंतर्ग्रहण की कुछ अन्य विधियाँ भी होती हैं जो विभिन्न जीवों के शरीर में रचना के अनुरूप अलग होती है। एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में यह फुटपाथ के द्वारा होता है। मधुमक्खी फूलों में मकरंद रस चूसते हैं। सर्प जैसे अजगर अपने मुख से अपने आहार को पूरा निगल जाते हैं। पक्षी जैसे गोरैया अपनी चोंच से अनाज के दाने तथा कीड़े मकोड़े को पकड़कर खाती हैं। गिरगिट टेंडुका जीवित कीड़ों को एक झटके में जीभ द्वारा लपेट कर मुख से भीतर खींच लेते हैं। ठीक है। चूहा अपने भोजन पदार्थों को कुतर कुतर कर खाता है। ठीक है। चूहा कुतर कुतर कर खाता है। ये देखिए अमीबा द्वारा अंतर्ग्रहण, ये अमीबा है। ये देखिए अमीबा है, यहाँ से ये भोजन आ रहा है तो ये इसको पकड़ ले रहा है। ठीक है। ये मधुमक्खी द्वारा चूषण दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद अजगर द्वारा निगलना, ये देखिए अजगर निकल रहा है, अजगर द्वारा निगलना। गोरैया द्वारा दाना चूंघना, गोरैया दाना चूंघ रही है। ये चूहे द्वारा कुतरना, ये चूहा कुतर रहा है। और ये गिरगिट द्वारा अंतर्ग्रहण, ये देखिए जीभ निकल कर ये इसको अंदर ले जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में पोषण कैसे होता है? आगे है। तो अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है, एक गोल संघनन केंद्र एवं एक कोशिकीय द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतरित अपनी आकृति एवं स्थिति उत्पादों अर्थात कृत्रिम पाव, जिसमें पादप या पैसिडोपोडिया भी कहा जाता है, के बढ़ने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। ये इन्हीं गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायक करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, इन्हें भी यहाँ कुछ जानने के लिए दिया हुआ है।
पाचन जो कोशिकाओं के भीतर होता है अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है। ये टॉपिक हमारा 2 टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे तो अच्छा होगा, आपको याद करना से भी और अच्छा होगा। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है वह कोशिकीय पाचन कहलाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ अमीबा द्वारा पोषण दिया हुआ है। देखिए ये है नाभिका और ये नाभिका है, ये देखिए ये खाद्य कण है। ये जो कोशिका है ये खाद्य कण को फुटपाथ द्वारा ऐसे खोलता है, खाद्य कण इसको अंदर ले लेता है और इसे बंद कर देता है। इसे इसे धक्का मारते मारते ये अंदर चला जाता है नाभिका में फिर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीव जैसे शैलाव, छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइफाइड, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बन पदार्थों के छोटे टुकड़े इत्यादि का आहार करता है। ठीक है, जब अमीबा को भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर फुटपाथ विकसित करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है और अंततः निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। खाद्यधानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करने उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित होता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुण के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रिया एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है। क्या आप जानते हैं हाइड्रा एवं बहुकोशिकीय जंतु के जिसकी मुख गुहा, छिद्र आंतरिक और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। ठीक है, ये अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए। मनुष्य में पाचन कैसे होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो मनुष्य में पाचन ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है ये हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए, मनुष्य भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं, इस प्रकार में अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन मुख से पेट में जाते हैं। आइए अब हम मानव के पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जीव जंतुओं में मानव का पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा सुविधाशील होता है। यह मुख्य ग्रासनाली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय गुहा से बना होता है। आहारनाल, पाचन ग्रंथियों तथा पाचन क्रिया मिलाकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ चित्र में दिया हुआ है आपका, ये मुख गुहा है। यहाँ से मुख से ये भोजन लेता है, ये जाके हमारा पहुँचता है ग्रसनी में, ग्रसनी से ये हमारा ग्रासनाली में जाता है, ग्रासनाली से अंदर जाते जाते ये आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में पहुँचकर ये फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए ये आगे बढ़कर फिर ये हमारा अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय में ये भी ग्रसनाली है। यहाँ से जाकर ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में घूम फिर कर ये होकर पिस पास कर फिर ये जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में फिर ये घूम फिर कर फिर ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन होते जाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण। भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते, अब हमारा है अवशोषण। पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। स्वांगीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषण भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है, परिपाचन कहलाता है। ठीक है, अब बहिष्करण या निष्कासन, यह प्रक्रिया जिसमें द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जनित कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये चित्र तो हमने देख लिया, समझ भी लिया।
ये चित्र हमारा पाचन तंत्र का रेखीय चित्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहा, माउथ एवं वोकल कैविटी। ठीक है, तो भोजन मुख से में उपस्थित दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े काटा तथा चाबा दिया जाता है। मुख्य में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी, ठीक है, रहती हैं जो भोजन चबाते समय लार निकालती है। यह भोजन में मुलायम एवं गीला करता है। लार से एंजाइम पाया जाता है जो जटिल भोजन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में भोजन को साधारण भोजन मोलेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के साधारण प्रकार है वे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप करते हैं। अब दर्पण में देखकर अपने दांतों को गिनिए। यह भी जानने की प्रयास कीजिए कि क्या सभी दांत एक प्रकार के हैं। दांतों को गिनने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोना ना भूलिए। विभिन्न प्रकार के दांत गिने गए हैं, तो आप अपने आईने में देखिए और अपने सभी दांतों को गिनिए। तो क्या आप देखेंगे कि आपका क्या सभी दांत एक जैसा है? नहीं है, जरूर ये नहीं होगा, क्योंकि सभी दांत तो एक प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की दांतों एवं गिने गए दांतों की संख्या यहाँ अंकित कीजिए। ठीक है, दांतों के प्रकार यहाँ है पहला या दूसरा या तीसरा। जब आगे का हमारा मुंह होता है वहाँ पर जो हमारा आगे का कुछ दांत होता है ना, वो हमारा पहला दांत होता है। फिर जो उस तरफ की ओर होता है वो हमारा दूसरा, और जो उस तरफ के होते हैं वो तीसरा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इस सारणी में दांत के प्रकार यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। दांतों की संख्या, पहला में आपका आगे तरफ कितने दांत होंगे वहाँ यहाँ लिखेंगे, दूसरा में यहाँ लिखेंगे और तीसरा में यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक बच्चों से विभिन्न खाने की चीज़ों को खाने के लिए कहे ताकि तथा निर्देश दे कि इसे खाते समय उपयोग हो रहे दांत पर ध्यान दें। इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आप अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर सकते हैं। ये सारणी दी हुई है, संख्या एवं प्रकार दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने दांत कहा आपको, ये रंधक दांत है। जो आगे के दांत होते हैं वो रंधक दांत होते हैं, और यहाँ से हम लोग इसे चबाते हैं। ये इन सभी दांतों से हम क्या करते हैं? चबाते हैं, क्योंकि आगे में हम सिर्फ काट लेते हैं। रोटी है हमारी, रोटी को हम यहाँ काट लेंगे, फिर ये हमारे जीभ के द्वारा इधर जाती है, इससे हम लोग चवन करते हैं। ठीक है, फिर अग्रचवन हम लोग इस सब से आगे करते हैं। ठीक है, आगे के दांतों हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के दांतों वाले प्राणी विषदंती कहलाते हैं। दूध के दांत एवं स्थायी दांत। बचपन में जो दांत निकले जाते हैं उसे दूध के दांत कहते हैं। इसी संख्या 20 होती है। 8 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर जाते हैं और इसकी जगह स्थायी दांत निकलते हैं। इनकी संख्या 32 होती है, जो ऊपरी बड़े में 16 और निचले जबड़े में 16 होती है। सामान्य स्थायी दांत स्वस्थ व्यक्ति के जीवन भर रहते हैं तथा वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती कहते हैं। ठीक है, 2 बार निकलते हैं इसलिए द्विदंती कहते हैं। ठीक है, दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब इस भोजन का क्या होता है? यह हमारे मुख उत्पन्न लार इसमें विशेष भूमिका है कि आप लोग 2 से समझते हैं। आइए इस क्रियाकलाप द्वारा जाने की लार एवं उसमें उत्पन्न एंजाइम जटिल भोजन को साधारण भोजन में कैसे परिवर्तित कर देता है। आइए जानते हैं। 2 परख नली लीजिए, तो 2 परख नली लीजिए तथा उसमें A एवं B चिन्हित कीजिए। ये देखिए, यहाँ 2 परख नली लिया गया है, यहाँ A चिन्हित किया गया है और यहाँ B। ठीक है, परख नली A में 1 चम्मच उबला हुआ चावल लीजिए। परख नली A में 1 उबला हुआ चावल ले लीजिए और परख नली 1 चम्मच उबले हुए चावल को मुख में डालिए। 3 से 5 मिनट चबाइए तथा उसे परख नली B में लीजिए। फिर तीसरे आप उस उबला हुआ चावल को A में डालिए, फिर उसको 2 से 3 मिनट चबाइए, फिर उसको परख नली B में डाल दीजिए। ठीक है, दोनों परख नलियों में
4 से 5 ml जल डालिए और दोनों प्रश्नलियों में 4 से 5 ml हमको क्या करना है, पानी डालना है। ठीक है, अब दोनों परखनली में 3 से 4 बूंदे आयोडीन विलियम डालिए तथा उनका अवलोकन कीजिए। आप परखनली ए बी से क्या अंतर देखते हैं? परखनली ए का रंग नीला क्यों हो जाता है? परखनली ए में स्थित स्टार्च से आयोडीन प्रक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उबले चावल को चबाने पर मुख की स्थिति लाल स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती, जिस कारण परखनली बी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दंत क्षय के बारे में। दंत क्षय से सावधान। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अधिक टॉफियाँ खाते हैं, उनके दांत सड़ जाते हैं। बड़े भी अगर अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते तो उनके स्थायी दांत हमेशा के लिए सड़ जाते हैं या कीड़े लगकर टूट जाते हैं। सामान्य हमारे मुख जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे हमें कोई हानि नहीं होती। खाना खाने के बाद अगर मुख ठीक से साफ नहीं करते हैं तो अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इन्हें दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे बच्चों के दांत जो सड़ जाते हैं, वहाँ के यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ यानी कि टंग। जीभ से तो आप खूब परिचित है, तरह तरह के स्वाद का मजा भी जीभ के कारण ही संभव। आइए इस क्रियाकलाप द्वारा इसके बारे में जानिए। क्रियाकलाप 4 हम लोग करेंगे। आपने सहपाठी की आँखों में कपड़े की मदद से पट्टी बांध दीजिए। अब विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, नमकीन, नींबू रस, नीम की पत्ती का रस, इमली आदि जैसी वस्तुओं को एकत्रित कर मेज पर रखिए। अब एक एक करके आप आँखों में पट्टी बंधे हुए सहपाठी के जीभ पर डालिए। खाद्य पदार्थ को रखिए, उसमें इन खाद्य पदार्थों के नाम पूछिए। वो ज़रूर बता देगा, वो टेस्ट करके बता ही सकता है। अगर आप नींबू डालेंगे तो वो भी बता देगा। ठीक है, क्या वे नाम बता पाते हैं? ये नाम वे किस आधार पर बता सकते हैं? किस आधार पर बता सकते हैं, यहाँ हम लोग अब जानेंगे। देखिए, ये हमारा जीभ है। इस जगह में हमें तीखा लगता है। जब हम लोग कुछ भी मिर्ची खाते हैं तो इस जगह में आता है, तब हमें तीखा लगता है। शुरुआत में हमें आएगा तब नहीं। यहाँ हमें मीठा का स्वाद मिलता है। इन दोनों जगह में हमें नमकीन का, और इन दोनों जगह में क्या होता है, हमें खट्टे का स्वाद मिलता है। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। जीभ एक मांसपेशिया अंग है जो पीछे की ओर गुहा के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ का मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना और उसे निगलने में सहायता करना है। साथ ही जीभ हमें बोलने में भी मदद करता है। जीभ स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आइए अब मुखगुहा के अगले भाग के बारे में जानते हैं, भोजन नली के बारे में। अब हम लोग ग्रास नली के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए, ये हमारा ग्रास नली है, ये हमारा भोजन है। भोजन नली से ये ग्रास नली से धीरे धीरे धक्का देता है। ये देखिए, ये हमारा धीरे धीरे ये दबता जाता है। ये दब जाता है तो ये नीचे जाता है भोजन, फिर नीचे जाके ये हमारे यहाँ आमाशय में चला जाता है। ठीक है, ये हमारा आमाशय है। मुखगुहा से निकला हुआ भोजन ग्रासनली में जाता है। ग्रासनली गले एवं वक्ष से होती हुई ग्रासनली की भित्ति के संकुचन से भोजन नली की ओर सरकता जाता है। आपको कभी उल्टी हुई है? यह क्यों होती है? कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। ठीक है,
आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना, यह चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रासिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुधांत से खुलता है। आमाशय का आंतरिक सतह, जिसे स्लेमा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। इसे जठर रस भी कहते हैं। स्लेमा झिल्ली आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए ये आमाशय है, ये ग्रासनली है, ये हमारा आमाशय है और ये हमारा छोटी आंत है। यहाँ से हमारी छोटी आंत स्टार्ट होती है और यहाँ से हमारी ग्रासनली खत्म होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ दिया हुआ है अम्लीय माध्यम पाचन क्रिया करता है। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।